हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बोर्स मॉडल। और इस मॉडल को हम इन 5 लेक्चर्स से कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल में आज का जो लेक्चर रहेगा, जो कि हमारा बोर्स मॉडल का पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, इसमें हम सीखेंगे बोर्स मॉडल की थ्योरी के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वाले लेक्चर नंबर 11 में हम ऐसे एमसीक्यूज ट्राई करेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 12, इसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में सीखेंगे। और सबसे लास्ट जो लेक्चर 13 रहेगा, जो कि बोर्स मॉडल के लिए सबसे लास्ट लेक्चर होगा, पूरे चैप्टर का नहीं, ठीक है। जो बोर्स मॉडल का सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स स्पेक्ट्रल लाइंस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्चुअल में जो बोर्स मॉडल है, एनसीईआरटी में तो जो बोर्स मॉडल दे रखा है उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे रखे हैं, लेकिन हम आज वाले लेक्चर में उनके डेरिवेशंस भी सीखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो कहाँ से निकल कर आए हैं। वैसे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में फॉर्मूला से सॉल्व ज़रूर हो जाते हैं अप्लाई करने के बाद, लेकिन वो कहाँ से आए हैं ये पता रहना चाहिए। और यही चीज़ बाद में आपको फिजिक्स में जाकर, मॉडर्न फिजिक्स में रिपीट भी होगी बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल के बारे में। एक्चुअल में जो बोर्स मॉडल था, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें रहेंगी, बहुत सारे जो हमारे डेरिवेशंस या फॉर्मूले रहेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखे थे उनके फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो बोर्स मॉडल था ये रदरफोर्ड मॉडल पर थोड़ा इंप्रूवमेंट था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि जो बोर्स मॉडल था केवल ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस में अप्लाई होता था जिसमें केवल क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहली चीज तो जो बोर्स मॉडल है ये किस में एप्लीकेबल होता है बेटा, ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का मतलब कोई भी एटम या कोई भी आयन हो जिसके पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसी की जगह अगर हीलियम प्लस है, नॉर्मल हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर हमारे पास जो आयन है वो लिथियम 2+ है तो इसके लिथियम के पास टोटल होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास बाकी कितने रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही और कौन सा हो सकता है, बेरिलियम 3+, जिसके पास क्या है टोटल, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +3 आने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास भी क्या बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में बोर्स मॉडल ऐसी स्पीसीज में अप्लाई होता है केवल जिनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इनके लिए ये एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता पाता, ठीक है। और इसलिए ये हमारा सबसे लेटेस्ट मॉडल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो कि हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से लिमिटेशंस थे, ठीक है। इसलिए इसके बाद फिर जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो आया था। लेकिन बोर्स मॉडल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्योंकि एक्चुअल में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो फिनोमिना था उसको एक्सप्लेन करने में बोर्स मॉडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बोर्स मॉडल एटम के बारे में क्या कहता था, एटम से रिलेटेड किस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता था, इसको पढ़ेंगे इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स की हेल्प से, इसके बहुत सारे रूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो बोर्स मॉडल सबसे पहली जो बात करता, पहले जो चीज़ के बारे में बात करता था वो किसके बारे में था, ऑर्बिट के बारे में। ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, और वो जो सर्कुलर पाथ है उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्बिट। तो पहली चीज ये क्या कहता था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में रिवॉल्व करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे इन सर्कुलर पाथ, और वो जो सर्कुलर पाथ रहेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये क्या रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये जितने भी सर्कल है उनका जो सेंटर रहेगा वो कहां पर रहेगा, न्यूक्लियस पर रहेगा, ठीक है। रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इस तरीके से, और वो जो सर्कुलर पाथ रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। अब ये जो ऑर्बिट है इनको हम अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे ये तो हो गया ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से, तो ये हो जाएगा ऑर्बिट नंबर 1, मतलब n = 1।
यहीं पर जो दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा उसे बोल देंगे n इक्वल टू 2, तीसरा जो ऑर्बिट हो जाएगा उसे बोल देंगे n इक्वल टू 3, चौथा ऑर्बिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इक्वल टू 4। ऐसा नहीं है कि केवल 4 ऑर्बिट हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं बेटा, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उन ऑर्बिट के बारे में बात नहीं करते जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो एक्चुअल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। कई बार ये जो ऑर्बिट होते हैं इसी को दूसरा नाम दे देते हैं। कैसे? हम इसे क्या बोल देते हैं, के शेल। किसको बोल देते हैं हम बेटा? हम ऑर्बिट नंबर 1 को बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ऑर्बिट नंबर 2 है इसे हम क्या बोल देते हैं, एल शेल। वैसे ही एम शेल क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर 3। वहीं पर जो एन शेल है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्बिट नंबर 4। तो के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से हम ऑर्बिट को अल्फ़ाबेट की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि एम शेल के बारे में अगर वो बात कर रहा है, मतलब आपको समझ जाना है वो कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो इन्हीं ऑर्बिट को हम अलग अलग नाम भी दे देते हैं। ठीक है, इनको ही अलग अलग नाम देते हैं। ऑर्बिट के अलावा और क्या बोलते हैं इसे, ऑर्बिट के अलावा इसे ही शेल भी बोलते हैं। शेल के अलावा इन्हें ही स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, शेल के अलावा इन्हें ही स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट के अलावा इन्हें अलाउड एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलाउड एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि जब क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। जब वो बोलेगा सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब आपको समझ जाना है कि वो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, या फिर अगर एल शेल की बात कर रहा है इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब क्वेश्चन में हर बार ही आपको ऑर्बिट वर्ड यूज करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्बिट के अलावा शेल, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल, इनमें से कोई भी एक टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। क्लियर हुआ बेटा? तो पहला पोस्टुलेट था किसके बारे में, इस ऑर्बिट के बारे में, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका जो दूसरा जो पोस्टुलेट था वो किन के बारे में था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी के बारे में। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एनर्जी से रिलेटेड। ये जो बोर्स मॉडल है ये क्या कहता था कि जो एनर्जी रहती है उस इलेक्ट्रॉन की जो कि किसी ऑर्बिट में रहेगा वो फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ अगर वो एक ही ऑर्बिट में रहता है तो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में, इन एन ऑर्बिट, ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्टेशनरी रहती है, इसलिए या कांस्टेंट रहती है इसलिए उस ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कांस्टेंट कहता था, और ये कहता था कि जो मैक्सवेल थ्योरी है वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा कि अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो थोड़े टाइम के बाद वो जो एनर्जी है वो एमिट करने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो एक ही ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? वो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हो सकता है वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है, लेकिन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसे उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और ये जो है ये एनर्जी एमिट नहीं करते, डू नॉट एमिट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू मैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन रिमेन्स इन सेम ऑर्बिट, व्हेन रिमेन्स इन सेम ऑर्बिट। ठीक है, अगर वो एक ही ऑर्बिट में है, ठीक है, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे, किसी और कंडीशन पर कर सकते हैं। लेकिन जब तक एक ही ऑर्बिट में रहेंगे तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और ना ही एनर्जी एमिट कर रहे होंगे, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, लेकिन वो एनर्जी के ट्रांसफर से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसका जो पोस्टुलेट था वो किसके बारे में था बेटा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इसको समझना बेटा, अभी हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा तब तो एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ऊपर किसी ऑर्बिट में मूव कर जाए। तो यहां पर
जब वो नीचे वाले या अंदर वाले किसी ऑर्बिट से बाहर वाले किसी ऑर्बिट में शिफ्ट हो रहा है तो वो एनर्जी क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वहीं पर ऐसा हो सकता है कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एमिट करके क्या करेगा, अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करके वो क्या करेगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो पहली चीज तो हमने क्या सीखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बेटा, इसको ध्यान से समझना है। इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। आगे जाके जो स्पेक्ट्रल लाइंस की थ्योरी रहेगी वो भी इसी पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे वाले ऑर्बिट से, मतलब न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वहीं से बाहर वाले ऑर्बिट से अगर अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो यूजुअली कौन से फॉर्म में रहता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही जो एनर्जी है वो क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। कहने का मतलब, अगर हम कोई लाइट को पास करते हैं, ठीक है, अगर किसी लाइट को यहां पास करते हैं तो उस लाइट में से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करके बाहर वाले ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर जब बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट कर देगा। कहने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। और इसलिए हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले सारे कंसेप्ट पढ़े हैं और उसके बाद हमने बोर मॉडल स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में ये एनर्जी वाला जो कैलकुलेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अमाउंट ऑफ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, ठीक है, जो भी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा ये किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट। ये किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्बिट की एनर्जी बोल रहे हैं। कहने का मतलब उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी जो एनर्जी रहेगी उसी को ऑर्बिट की एनर्जी भी बोलते हैं। तो हमने बोला वो जो ऑर्बिट रहेगा उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब ये नीचे वाले से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ये जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये ऑर्बिट नंबर 1 है और ये ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसमें इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहा होगा वो किसके बराबर होगा, ऑर्बिट 3 की जो भी एनर्जी रहेगी वो, और ऑर्बिट 1 की जो भी एनर्जी रहेगी उस डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी है इसने एब्जॉर्ब करके ये ऊपर गया रहा होगा। ठीक है, वैसे ही जब वो एमिट करेगा, जैसे यहां क्या हो रहा है, ऑर्बिट नंबर 3 से कहां पर आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 पर आ रहा है। ठीक है, ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 2 पर आ रहा है, तो यहां पर जो भी ये एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी, ऑर्बिट 3 और ऑर्बिट 2 की जो एनर्जी है उसके डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी, ऑर्बिट 3 एंड ऑर्बिट 2 के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। समझ में आया बेटा? तो हमने क्या बोला, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ऑर्बिट के बीच में उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर जा सकता है और उतनी ही एनर्जी रिलीज करके ऊपर से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, इसी पोस्टुलेट से रिलेटेड जो है ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो भी एब्जॉर्ब करेगा या जो भी एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा, इसकी जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगा, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये ऑर्बिट नंबर 3 से
ऑर्बिट नंबर 2 पर आया है, तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल कर आएगी, ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगी? ऑर्बिट 3 की एनर्जी माइनस ऑर्बिट 2 की एनर्जी के बराबर रहेगा। या फिर इसी एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? एच न्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच न्यू। या फिर इसी को हमने क्या बोला था? एच सी बाई लेमडा। ये फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं और वेवलेंथ के साथ ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ये किसके बराबर रहेगा? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट के बराबर रहेगा। अभी के लिए तो आपको बस ये रूल ध्यान में रखना है बेटा, लेकिन इसी चीज को हम आगे जब ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिट्स वाली चीजों के बारे में बात करेंगे तो इसी पोस्टुलेट को यूज करेंगे। जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस वाली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब इसी पोस्टुलेट की थ्योरी को यूज करेंगे। समझ में आ गया बेटा? ये नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में एब्जॉर्ब करके जा सकता है, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में रिलीज कर देगा वो एनर्जी, और जो भी वो एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रहेंगे। जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी रहेगी वो दो ऑर्बिट के बीच में, जिसके बीच में भी वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, ठीक है। इसके साथ ही यहां एक और हम क्या नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं ऑर्बिट के नंबर के लिए। जो भी ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब जो भी उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट रहेगा वो सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो ये जो ऑर्बिट नंबर 1 है इसे हम क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हाइड्रोजन वाले एटम में अगर बात करें या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब रहेगा? जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में रहेगा, और पहले वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहीं पर इसके ऊपर वाला जो ऑर्बिट रहेगा ऑर्बिट नंबर 2, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वहीं पर जो ऑर्बिट नंबर 3 होगा, ये ऑर्बिट नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसी को बोल देंगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोल देंगे बेटा? इसे हम बोल देंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में जो भी हमारे जो एटम्स के अंदर के जो ऑर्बिट है, अभी तक हमने उसके लिए नाम क्या पढ़ रखा था? स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल्स, या इसके अलावा शेल। उसके अलावा भी आपको ऐसा टर्म भी दे सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया क्या? ठीक है। तो जब भी आपको ऑर्बिट के नंबर देगा तो कई बार वो ऑर्बिट के नंबर डायरेक्टली देने की जगह वो ऐसा क्वेश्चन में लिख देता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, वो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? और इसमें हम प्रोसेस का भी नाम कैसे लिखते हैं? जब नीचे वाले ऑर्बिट से, मतलब अंदर वाले ऑर्बिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। वैसे ही अगर बाहर वाले ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, जब अंदर वाले ऑर्बिट में ये मूव करके आएगा तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं डी एक्साइटेशन। क्लियर हुआ क्या? तो जब भी एक्साइटेशन होगा तो अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले किसी भी ऑर्बिट की तरफ जाएगा, 1 से 2, या ऑर्बिट नंबर 2 to 3 या 2 to 5 या 2 to 6 या 1 to 6। जब भी अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जाएगा तो उसे एक्साइटेशन बोलेंगे। जब भी बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेशन। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में? जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो किससे रिलेटेड है बेटा? एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो एक्चुअल में मोमेंटम वाली जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जनरली हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। वैसे ही जब
जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं लीनियर मोमेंटम की जगह, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसका केवल हमें फॉर्मूला पढ़ना है बेटा, इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे, मोमेंटम से रिलेटेड वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाले कैलकुलेशन, बट क्योंकि इसका पॉस्टुलेट, इसके डेरिवेशन के लिए ये वाला रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस इसको यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। ये जो टर्म है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं बस यहाँ बस उसका फॉर्मूला बताने के लिए इन टर्म्स को लिख रहा हूँ। हमें ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना ही एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, ये वाले जो टर्म्स हैं ये आप एंगुलर वेलोसिटी जब पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली जो जब चीज़ें पढ़ोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर। तो एक्चुअल में यहाँ से ये आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो कौन सा होता है, एम वी आर। तो ध्यान में रखना है कि जब भी हम एंगुलर मोमेंटम बात करेंगे तो हम एम वी आर की बात करेंगे। और जो बोर्स मॉडल है वो क्या इसके बारे में क्या कहता था कि जो भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये n मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो आपको पता ही है, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, प्लैंक्स थ्योरी में भी पढ़ रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये नीचे जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है ही बेटा, ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक, तो एक्चुअल में ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एम वी आर है, इसको पढ़ने के लिए बस हमने इन टर्म्स को पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को, इसके हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए, केवल इसलिए यहां पर इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बोर्स मॉडल क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये कहता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो उसका जो ऑर्बिट नंबर रहेगा मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर रहेगा, 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर। ठीक है, वहीं पर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड ऑर्बिट में होता है तो ये किसके बराबर रहेगा, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर। बस ऑर्बिट नंबर रख देंगे हम। ठीक है, वैसे ही अगर ये थर्ड ऑर्बिट में होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। कहने का मतलब जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू के बराबर ही आएगी, उसके अलग नहीं। कभी भी ये 1.5 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी ये 1.2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता। या तो एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, या तो एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, या तो एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। ठीक है, तो ये वाले जो वैल्यूज हैं इन ये केवल एक कोई फिक्स्ड वैल्यू ही रहती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा वो कैसा रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए जो बोर्स मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं इसे हम, जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा ये क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज्ड का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है बेटा, जो एक कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहे। क्वांटाइजेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था प्लैंक्स थ्योरी के समय भी, जब कोई फिक्स्ड वैल्यूज ही पॉसिबल होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यूज। ठीक है, मतलब ये किसके बराबर रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या है, h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, या h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, या h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। समझ में आया बेटा,
ठीक है, तो ये इसका पोस्टुलेट हो गया किससे रिलेटेड, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक, सबसे लास्ट पोस्टुलेट पर आते हैं। ये जो सबसे लास्ट वाला जो पोस्टुलेट है इसको हम यहां पर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें कुछ डेरिवेशंस में पड़ेगी। एक्चुअल में इस चीज के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहां पर इसको ऑर्बिट में कौन मेंटेन करके रखेगा, ये बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंतर की तरफ जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये दो तरीके के फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस आउट करके रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मेंटेन रहता है। ठीक है, ये चीज एक्चुअल में पहले रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था। हम इसको यहां पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी इक्वेशन को यूज करके हम कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। ठीक है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज रहेगा और ये जो न्यूक्लियस रहेगा उस पर क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्सेस रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक्चुअल में यहां पर ये वाला जो सर्कुलर मोशन है इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। एक्चुअल में ये जो सारे फोर्सेस हैं बेटा इनका फॉर्मूला आप जाके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे क्योंकि उसमें के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इन फॉर्मूले पर ट्राई करने हैं। बस मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनके जो फॉर्मूला है वो हमें डेरिवेशन में यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्सेस रहते हैं वो दोनों तरफ से बैलेंस रहते हैं। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे हम कहीं पर बेंट पर जब बस चल रही होती है, जैसे मुड़ते हैं तो हम बाहर की तरफ गिरते हैं, तो उसी वही जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी इलेक्ट्रॉन पर एक अंदर की तरफ भी फोर्स लगेगा जो कि कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है, इसके बीच में जो फोर्सेस है उसके लिए जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है। Q1 है पहला चार्ज, Q2 है दूसरा चार्ज, जिसमें Q1 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का जो भी प्रोटॉन रहेगा वाला चार्ज, और Q2 क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है या वो जो सर्कुलर पाथ है उसका जो भी रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। वहीं पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, तो ये जो रूल है ये क्या कहता है कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो किसके बराबर रहेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर रहेगा। मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r के बराबर। इसको थोड़ा अगर और आगे लिखें तो एक्चुअल में जो Q1 है वो Q1 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो मान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है Z, तो उसका चार्ज जो हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं क्या, ZE। Q1 है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर, मतलब जो कि Z इंटू ई के बराबर रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर Q2 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, ई से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो यहां पर के इंटू Q1 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ZE, Q2 क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये r से ये स्क्वायर का एक r कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है इसको हम आगे एक डेरिवेशन में, एनर्जी के डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं बेटा, केवल इसलिए पढ़ा है। अदरवाइज ये जो पोस्टुलेट है कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करके रखेगा, एक्चुअल में रदरफोर्ड मॉडल ने भी दे रखा था। क्लियर है, तो ये तो हो गया बेटा हमारे पोस्टुलेट्स के बारे में, किन से रिलेटेड, बोर्स मॉडल से रिलेटेड। अब
इन्हीं को यूज करके, इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके बोर्स मॉडल में बहुत सारी चीजों का फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, हम ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में घूमेगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। उसके लिए हम डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं। पहली चीज बेटा, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में ये जो सारे डेरिवेशन है ये नहीं दिए हैं, बस इनको हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। और दूसरी चीज, फिजिक्स में तो आगे जाकर आपको ये पढ़ना ही है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी जो है, हमने क्या देखा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एक रिलेशन तो ये आया है हमारा कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आया है, एम वी स्क्वायर। वहीं पर एक रिलेशन तो ये हो गया। एक हमने क्या पढ़ रखा था, इसके एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी चीज पढ़ रखी थी, वो की जो कि क्या है, किसके बराबर था, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर था, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर था। तो हम क्या करें, यहां से आर की वैल्यू निकालकर यहां पर पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखना आर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा बेटा, एन एच अपॉन एम इंटू वी इंटू 2 पाई, यही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो आर की जो वैल्यू आई है, इस आर की वैल्यू को यहां पर, इस आर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर पुटअप कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको रखकर देखते हैं इक्वेशन कौन सी निकल कर आएगी हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एन एच। ठीक है, याद रखना एक एन है एक एच है, दोनों एन नहीं है बेटा। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा एम वी इंटू 2 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर। यहां से एक वी तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक v जो है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो m भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाई n इंटू एच। अब यहां क्या दिखेगा आपको, केवल ये जो z है ये अननोन है, ये जो n है ये अननोन है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे देखना k की वैल्यू हमने क्या बोला था, क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई स्क्वायर ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर इंटू 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14। यहीं पर जो z है उसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा z। यहीं पर डिनोमिनेटर में देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, यहां पर h आ गया है। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है ये -34 इंटू ये क्या हो जाएगा n। ये बस z और n अननोन है, बाकी सारी चीजें तो नोन है। इनको अगर हम कैलकुलेट करें, इनका कैलकुलेशन एक साथ लिख दे रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, इन सारे कैलकुलेशंस को करने के बाद एक्चुअल में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है वो कितना आता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू क्या रहेगा z बाई n, और यूनिट क्या रहेगी, SI यूनिट रहेगी, क्योंकि सारी चीजें हमने SI यूनिट में रखा है, मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन 10 टू द पावर 6 कब आ रहा है, जब यहाँ यूनिट मीटर पर सेकेंड है, किसमें है, SI यूनिट में है। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा वो। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाली चीजें रटनी नहीं है बेटा, हाँ फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जितने भी वेलोसिटी वाले जितने भी कैलकुलेशंस रहेंगे हम उसमें इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम z की जगह पर क्या रख देंगे, एटॉमिक नंबर। जिस भी एटम या आयन के बारे में बोल रहा है उसका एटॉमिक नंबर रख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या रख देंगे, उसका ऑर्बिट नंबर रख देंगे। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ डेरिवेशन पढ़ रहे हैं बेटा, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक साथ सारे फॉर्मूले जो भी हम डिराइव करेंगे उनके सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे। क्लियर हो गया ना ये?
ठीक, तो यहां पर मैं सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूं। इन फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन हो गया हमारा किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब देखना आर की जो वैल्यू थी, आर का जो इक्वेशन था वो क्या था, NH अपॉन एम वी इंटू 2 पाई था। वहां v की वैल्यू अगर रख दूं तो उससे रेडियस का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो दूसरा जो डेरिवेशन हम देखने वाले हैं वो किसके लिए देखने वाले हैं, डेरिवेशन फॉर रेडियस। हमने अभी क्या देखा, यहां पर जो r का जो फॉर्मूला था ये क्या निकाला था हमने, NH अपॉन इक्वेशन कौन सी निकाल कर लाए थे बेटा, एम वी इंटू 2 पाई। ठीक है, ये था एम वी इंटू 2 पाई। अब जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम निकाल कर लाए थे उसी को डायरेक्टली यहां पर पुटअप कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, n इंटू एच अपॉन ये क्या हो जाएगा m। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था ये क्या था, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z बाई n इंटू क्या था, ये 2 पाई। ठीक है, ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो इसी को मैं क्या लिख दूं, इंटू n। अब यहां पर देखना ये हो जाएगा h अपॉन m इंटू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 2 पाई इंटू ये n और ये n मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचा है, z। यही दो चीजें क्या है, अननोन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें फिर से क्या आ गई, कांस्टेंट वाली वैल्यूज आ गई। h की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻34। यहाँ m की वैल्यू, m क्या किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 2 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 और ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई z। ठीक है, जब हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो कौन सी होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हाँ, 0.529 के साथ और क्या रहेगा, 10⁻⁻10 भी रहेगा। और ये जो 10⁻⁻10 मीटर में जो आएगा इसी को हम एक दूसरी यूनिट में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। आपको पढ़ाया हुआ है कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यही जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। तो ये एक्चुअल में रेडियस का दूसरा फॉर्मूला निकलकर हमारे पास आ गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला था वेलोसिटी के लिए, दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने रेडियस का निकाल लिया। मतलब बोर्स मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उन्हीं को यूज करके हमने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल लिया, रेडियस का भी फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पर n की वैल्यू मतलब ऑर्बिट नंबर रख देंगे, z मतलब एटॉमिक नंबर रख देंगे। ठीक है, तो रेडियस निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरी चीज पर, एनर्जी के डेरिवेशन पर। और उसमें जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप की जो एनर्जी होती है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक, तो पहले देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अलग डिफरेंट एनर्जी, उसके बाद एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। ठीक, तो एक्चुअल में जो एनर्जी है वो अलग अलग टाइप की कैसे होती है। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक होती है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों जो एनर्जीज हैं इनका पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं कि ये कैसे होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, कि Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है, R। अगर हम देखें तो Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है, ZE है। पहले वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ZE है, लेकिन साइन क्या होता है, प्लस होता है। वही जो दूसरा वाला जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमने क्या बोला था, चार्ज किसके बराबर रहेगा, E के बराबर, लेकिन उसका साइन क्या होगा, माइनस रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ क्या हो जाएगा, KZE इंटू माइनस E अपॉन क्या हो जाएगा, R। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस KZE स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान होगा तो mv स्क्वायर का जो इक्वेशन है
वो हमने पहले भी निकाला था और बोला था कि इसे एनर्जी के डेरिवेशन में हम यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने बैलेंस किया था इसमें एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल कर आई थी बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपन आर के बराबर निकल कर आई थी। तो वही जो एम वी स्क्वायर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला जो है, ठीक है, उसकी जगह पर हम रख देते हैं। एम वी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी के लिए। वो जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर बेटा, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो फिजिक्स में, हमने इसे डायरेक्ट यूज किया है। ठीक, ये जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसको समेशन करने के बाद देखना के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ टोटल एनर्जी की वैल्यू इसके बराबर निकल कर आ जाएगी, इस इक्वेशन के बराबर। अब अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ रिलेशन यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा बेटा, ठीक है। क्या देखना कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों का साइन बस अपोजिट है। काइनेटिक एनर्जी का साइन प्लस रहेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है इसका साइन क्या रहेगा, माइनस, लेकिन दोनों ही हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। एक इक्वेशन तो ये निकल कर आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बता सकते हो आप, कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर देखोगे और टोटल एनर्जी को देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसी टोटल एनर्जी में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जीज निकल कर आ गया बेटा इन इक्वेशन से। हमने क्या निकाल लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी रहेगी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दोनों के साइंस क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और टोटल एनर्जी दोनों के साइन सेम रहेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2 टाइम्स ज़्यादा रहेगी किससे, टोटल एनर्जी से। क्लियर हुआ। तो ये जो टोटल एनर्जी निकाला है हमने उसी को एनर्जी भी बोला करेंगे। जब भी हम एनर्जी टर्म यूज करेंगे मतलब आपको समझ जाना है हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम क्वेश्चंस में या बहुत कम केसेस में ही देखते हैं हम ज़्यादातर देखते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन निकल कर आया है अब इससे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखने वाले हम वो है डेरिवेशन फॉर एनर्जी। हमने क्या निकाला, जो टोटल एनर्जी है या सिंपली जो एनर्जी है, ये इसका फॉर्मूला क्या निकला था, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब हमने आर का फॉर्मूला निकाल लिया है तो आर का जो फॉर्मूला है वो यहीं पर मैं पुटअप कर देता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ देखना क्या करेंगे हम, माइनस हाफ इंटू के इंटू ई स्क्वायर, जेड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई आर की जो वैल्यू हमने निकाला था एसआई यूनिट में जो निकाला था वो कितना था, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था, यही था। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जेड वो ऊपर चला जाएगा, तो ये जो जेड है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना माइनस ये हाफ, मैं सबकी वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ बेटा। के की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ रखी थी, ये क्या था, 9 इंटू 10⁻9, ई स्क्वायर मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ ऊपर वैसे जेड स्क्वायर भी रहा होगा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और ये क्या हो गया एन स्क्वायर। ये दो चीज़ें तो अननोन है, सारी वैल्यूज क्योंकि हमने एसआई यूनिट में रखी है तो एनर्जी की जो यूनिट निकलेगी वो भी क्या, एसआई यूनिट मतलब जूल में निकलेगी। इन सारी वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये निकल के वैल्यू आएगी क्या, कौन सी बेटा, जूल में। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहते हैं तो ये सब कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये एनर्जी का हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। जब हम जूल वाली यूनिट में
एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये किसके बराबर रहेगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जिसमें जेड रहेगा एटॉमिक नंबर, एन रहेगा ऑर्बिट नंबर। ठीक है, लेकिन ये जूल वाली यूनिट में है बेटा। अगर इसी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूं, ठीक है, अगर इसी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूं तो इस वाली वैल्यू को कैसे डिवाइड कर दूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो यहीं पर देखना एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला भी आ सकता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी आती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन ये यूनिट किस में रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी बेटा। तो एक्चुअल में हम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें सिंपल नंबर निकल कर आते हैं। ठीक है, जैसे याद होगा कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे या जब हमने प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी थी, तब भी बहुत बार हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली थी, क्योंकि ये छोटे नंबर्स, ईजी नंबर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए एनर्जी के लिए, एक जूल में निकालने के लिए है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। बस आपको सामने वाला कांस्टेंट चेंज करना है, दोनों ही जगह क्या रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां जो दोनों जगह पर दोनों जो फॉर्मूले उसमें आपको क्या दिख रहा होगा, निगेटिव साइन प्रेजेंट है। उस निगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है, ये पहले समझते हैं बेटा, फिर जाएंगे नेक्स्ट वाले डेरिवेशंस पर। ठीक है, एक्चुअल में जो निगेटिव साइन है इसका भी अपना मतलब है केमिस्ट्री में। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, या आप क्या बोल सकते हो, एटम के बाहर है, उस पर किसी चीज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी चीज का फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लग रहा है। तो हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, बट होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है, मतलब न्यूक्लियस के कांटेक्ट में तो नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर आता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल बाहर था, एटम के भी बाहर था, उस पर न्यूक्लियस का फोर्स नहीं लग रहा था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी एनर्जी की वैल्यू 0 थी। लेकिन जब उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पर जब पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो उसको स्टेबल बनाएगा। ठीक है, और जब वो स्टेबल होगा तो हम क्या बोलते हैं, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, और लेस स्टेबल मोर एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, और जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी को कम दिखाना पड़ेगा। और इसकी एनर्जी को कम कैसे दिखाएं, क्योंकि पहले ही इसकी एनर्जी हमने 0 लिख रखी है, तो उसकी एनर्जी को हम कम दिखाते हैं कौन से साइन से, माइनस साइन से। ठीक है, कहने का मतलब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस बढ़ता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस बढ़ता है, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो उसकी एनर्जी जो है उसे हमें क्या दिखाना होता है, कम दिखाना होता है, उसकी एनर्जी कम होगी। और उसकी एनर्जी अगर कम होगी तो उस 0 से कम कौन सी चीज दिखाएंगे, माइनस साइन। ठीक है, इसलिए उसके एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आ रहा था, दोनों जगह निगेटिव आ रहा था। क्लियर है बेटा। और ये जो निगेटिव साइन है, इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जहां पर भी निगेटिव साइन आएगा उसका मतलब क्या है, उस पर किसी न किसी चीज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअल में इसका मतलब है कि ये बॉन्डेड है विद न्यूक्लियस। ठीक है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है न्यूक्लियस का, ये चीज बताता है इसका कौन सा, माइनस साइन। समझ में आया, कहने का मतलब इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने उसको खींच के रखा है, उस माइनस साइन का मतलब ये है। क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी से, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की रहेगी इतनी एनर्जी से मुझे बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बाद में लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे भी, दूसरे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, बट इस निगेटिव साइन का मतलब ये है कि उस पर जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी को बॉन्डेड विद न्यूक्लियस की जगह हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लग रहा है बाय
न्यूक्लियस। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले दो डेरिवेशंस पर चलते हैं। ये इसके क्वेश्चंस आपको बहुत कम आएंगे बेटा, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहेगा जो हम डिराइव करके निकालेंगे तो आपके कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके पास बोर्स मॉडल में वो शुरुआत वाले 3 फॉर्मूले पर ही आते हैं, रेडियस के, वेलोसिटी के और एनर्जी वाले। लेकिन कई कई बार हमें क्वेश्चन में ये भी पूछता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को कई बार हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड। यही बेसिक फॉर्मूला है हमारे टाइम के लिए। तो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सर्कल वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा, तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, स्पीड। तो एक्चुअल में सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr के, डिवाइडेड बाय जो स्पीड का फॉर्मूला है ये तो हमने निकाल ही लिया है, ये किसके बराबर होता है, 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। और r का फॉर्मूला भी तो हम निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, r की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, यहाँ देखना ये z बाई ये n। क्लियर हो गया, क्योंकि सारी चीजें हमने एसआई यूनिट में रखा है तो टाइम की यूनिट भी किसमें, एसआई यूनिट में निकलेगी, सेकंड्स में। अब ये देखना इन सारी चीजों का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे, फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपके कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे, ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक्चुअल में इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1.52 इंटू 10⁻⁻16, ये क्या रह जाएगा, n³ बाई z², ये हो जाएगा सेकेंड्स। समझ में आ गया बेटा? तो एक्चुअल में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना टाइम लेगा उसका फॉर्मूला निकल कर आ गया बेटा। समझ में आया ये? ठीक, अब सबसे लास्ट जो डेरिवेशन है उस पर चलते हैं और वो किसके बारे में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, न्यूक्लियस के आसपास कितने बार रिवॉल्व कर जाएगा, उसका नंबर है। तो एक्चुअल में अगर ध्यान होगा तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या था, 1 अपॉन टाइम पीरियड था। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रिवॉल्यूशन है, इसी को निकालने के लिए हम क्या करें, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उसी को यूज कर लेते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड कर देते हैं। अब ये जब 1 अपॉन टाइम पीरियड करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने अभी, 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³ बाई z², यही था। बट नीचे सेकेंड रहा होगा तो इसकी पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड हो जाएगी, इतनी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वो कंप्लीट करेगा। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 6.6, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 15 z² अपॉन n³। इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। अब यहां तक के जो भी मैंने डेरिवेशंस कराए हैं ये आपको समझाने के लिए बताएं। एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये जो आज फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं इनको डायरेक्टली याद रखना है, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो हम फॉर्मूलाज हैं उन्हीं को पहले रिकैप कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम इन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो था वो क्या था, रेडियस का था 0.529 इंटू n² बाई z। याद रखना बेटा यूनिट एंगस्ट्रॉम है, अगर ये एंगस्ट्रॉम नहीं लोगे तो 10⁻⁻10 मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला था वो वेलोसिटी का था, 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड। आपको z और n में ही कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर से जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप ये फॉर्मूले को लिखोगे। बार बार अगर लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बेटा, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है,
तीसरा जो फॉर्मूला है वो एनर्जी का है, दो अलग अलग यूनिट में दो अलग अलग फॉर्मूलेस थे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² ये जूल में निकलता है, और दूसरा फॉर्मूला जो है -13.6 इंटू Z²/n², इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला जो है यहाँ पर वो फॉर्मूला, वो केवल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है किससे, टोटल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि टोटल एनर्जी का 2 टाइम होगा, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसका साइन अपोजिट होता है, तो माइनस टोटल एनर्जी लिख सकते हैं उसे। पांचवा जो फॉर्मूला था अभी हमने निकाला, टाइम कितना लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻16 n³ इतना सेकंड लेगा वो। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। यहीं पर इसका रेसिप्रोकल कर देने से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जिसका फॉर्मूला क्या है 6.6 इंटू 10⁻15 Z²/n³ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बहुत बड़ा नंबर है बेटा। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत जल्दी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को रखते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे उन न्यूमेरिकल्स के साथ जिनमें हमें एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए वो क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय बेटा।